once again on my channel। बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मेरे मन की बात मैं आपसे बोल दूं। आजकल लोग बहुत मन की बात बोलते रहते हैं, तो मेरे मन में भी कुछ आ रहा है जो मैं आपको बोल दूं। आज टीचर्स डे है, सो सबसे पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे लाइफ में एज अ टीचर रहे हैं। वो चाहे रियल में मेरे स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर्स रहे हों, या मेरे फैमिली मेम्बर्स हों, मेरे माँ बाप हों, चाहे वाइफ, बच्चे, भाई बहन जो भी है, या फिर मेरे फ्रेंड्स, इवन माय स्टूडेंट्स। कभी ना कभी हम अपने स्टूडेंट से भी कुछ सीख लेते हैं जो हमको नहीं आता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सर, जो कुछ भी ऐसी कला होती है जो उनमें होती है, हमें नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने कभी ना कभी मुझे कुछ सिखाया है और जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और अपना ज्ञान थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल जो मेरी लाइफ में एज अ टीचर कहीं ना कहीं मुझे उन्होंने कुछ सिखाया है। सो इसी के साथ आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। पर जो आज के लेक्चर में जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टॉपिक, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वन ऑफ द बिगेस्ट सेगमेंट ऑफ योर 12th एनसीईआरटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा का पूरा इमेजिनरी है, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, क्योंकि दिखता कुछ नहीं है लेकिन होता बहुत कुछ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ओवरऑल जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन घुमा फिरा की चीजें कहीं ना कहीं सब इलेक्ट्रॉन के आसपास ही घूमती रहेंगी, एज द नेम सजेस्ट इलेक्ट्रो। सो टॉपिक वहीं से स्टार्ट ही होता है। सो इट्स ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये पूरा हमारा ओवरऑल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ओवरऑल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अभी क्लासिफिकेशन किस बेस पे होता है बता देता हूँ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेगमेंट है ओवरऑल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये 3 पार्ट का जो डिवीजन है वो डेफिनेटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन में बोल सकते हो। जब इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट पे होता है, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट पे होता है और आप उसको स्टडी कर रहे होते हो, तो दैट ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दैट ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, branch of science or branch of physics that deals with the study of charges at rest, that is called electrostatic। यही चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा, तब ये बन जाता है हमारा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब सिर्फ मैं मैग्नेटिज्म की बात नहीं कर रहा, इट्स ऑल अबाउट करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे आते हैं। बट यही सेम चार्ज पार्टिकल जब अंडर एक्सेलरेशन होगा, जब अंडर एक्सेलरेशन होगा, तो ये बन जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने ऑलरेडी स्कूल लेवल में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। आज के तारीख में आपके अगल बगल बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल कर रहे होते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंचेगा वाया वीडियो, वो भी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोल है। आपका टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये कंप्लीटली एक डिफरेंट सेगमेंट है। यूनिफॉर्म मोशन तो मैग्नेटिज्म, पार्टिकल एट रेस्ट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये पूरा है। इस पूरे सेगमेंट को खत्म करने में कम से कम 40 से 50 लेक्चर्स जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा सेगमेंट खत्म करने में। बट रिमेंबर दैट ये सब एक साथ नहीं है, सब पार्ट पार्ट में डिवाइडेड है। तो फिलहाल जो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेगमेंट। सो स्टार्ट करते हैं विद इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद फिर आएगा मैग्नेटिज्म, फिर लास्ट पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगेन मैं बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वन ऑफ द बिगेस्ट सेगमेंट ऑफ 12th एनसीईआरटी, और काफी क्वेश्चंस जेई में या फिर नीट में यहां से पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अब सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है ये? There's a branch of physics that deals with study of charged particles at rest. Study of charges at rest. जब आप किसी चार्ज पार्टिकल जो एक जगह पे बैठा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, आराम से बैठा है, तो आप उसकी स्टडी कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सॉरी, सो दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखो, जैसा आपको पता है कि ये स्टडी ऑफ चार्ज है,
तो अब जब चार्ज को स्टडी करने जा रहे हो तो पहले हम सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि चार्ज अपने सराउंडिंग में क्या से इम्पैक्ट लाता है। अगर कहीं चार्ज बैठा है तो उसका उसके सराउंडिंग पे कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो सब बात की बातें हैं। तो पहले सिर्फ चार्ज को स्टडी कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या क्या है। ठीक है, तो चार्ज, अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में अगर हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की, तो चार्ज होता कहाँ पे, ये हम कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा सबने। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। बट ये सब दोनों के दोनों पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और बहुत टाइटली क्लोज होते हैं। ये बेचारे चाह के भी बाहर नहीं आ सकते। इनके बाहर एक और चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, जो कंटिन्यूसली फ्री फंड होता है, रिवॉल्व करते रहता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो ऑब्वियसली ये इतना टाइटली बाउंडेड नहीं होता है जितना कि न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल्स। तो यही वो पार्टिकल है जो फ्री है। फ्री इन द सेंस इसी को टाइम पास करना है, ये कभी भी बाहर जा सकता है, कभी भी अंदर आ सकता है। तो यही वो पार्टिकल है जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम बात करेंगे कि चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल मतलब हम कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि यही बॉडी से बाहर निकल सकता है और यही बॉडी के अंदर आ सकता है। तो यही वो बदमाश बच्चा है जो बॉडी को चार्ज बॉडी में या फिर अनचार्ज बॉडी में कन्वर्ट करता है। तो इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं चार्ज की बात कर रहा हूं तो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ठीक है, देखो अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पे आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, जैसा आप सबको पता है। फर्स्ट पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन कौन से, पॉजिटिव एंड निगेटिव। जब आप चार्ज के पार्टिकल की बात कर रहे हो, जब मैं बोलूंगा अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो डेफिनेटली मेरे पास दो ऑप्शन आता है कि या तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा या निगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। करेक्ट। अब कैसे बनता है वो बाद में डिसाइड करेंगे हम। ठीक है, चार्ज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज कौन सा होता है, वो भी बता दूंगा। बट फिलहाल देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से, पॉजिटिव और निगेटिव। आपने स्कूल लेवल में पढ़ा ही होगा कि पॉजिटिव कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिव चार्ज गेन करता है। सपोज अगर दो पार्टिकल्स हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ऑब्वियसली ये तो देने वाला है ना, तो देने वाला तो प्लस में होगा, ये लेने वाला है तो ऑब्वियसली ये माइनस में होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो डोनर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑब्वियसली आपने किसी को कर्जा दिया तो आप तो पॉजिटिव फील करोगे ना, आपके पास पॉजिटिव एनर्जी, आप दे सकते हो किसी को। लेकिन ये तो लिया है, कर्जे में डूबा आदमी, कर्जे में डूबे हुए आदमी के पास तो ऑब्वियसली निगेटिव एनर्जी होगी ना, वो थोड़ी ना पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहेगा, मैंने बहुत बड़ा कर्जा लिया है। तो कर्जा लेने वाला हमेशा टेंशन में रहता है, प्रोवाइडेड यू आर ऑनेस्ट। सो पॉजिटिव, नेगेटिव, फाइन, दो टाइप के चार्जेस होते हैं। अब अगर दो टाइप के चार्जेस हैं तो चार्जेस को मेजर करने के लिए कोई यूनिट तो होता होगा, कितना चार्ज है, किस बॉडी पे कितना चार्ज है, उसके हर क्वांटिटी को मेजर करने का यूनिट होता है, और यूनिट जो होता है वो है कूलम। चार्जेस को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं दैट इज, किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज होता है, किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज होता है वो मेजर करते हैं। कैसे मेजर करेंगे हम, लॉजिकली। चलो वापस यहीं पे आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया, नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया, बट कितना, कितना प्लस कितना माइनस, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अगर सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे गया तो इस पे प्लस ई चार्ज गेन होगा और इस पे माइनस ई चार्ज गेन होगा। अगर यहाँ से सपोज दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो ये प्लस टू ई हो जाएगा और ये माइनस टू ई हो जाएगा। तीन इलेक्ट्रॉन गए तो थ्री ई, यहाँ पे माइनस थ्री। चार इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो फोर ई, माइनस फोर ई। अब आप देख रहे हो कि जो बॉडी पे चार्ज डेवलप हो रहा है वो मल्टीपल ऑफ ई है। कभी आपने ऐसा सुना है, ऐसा सुना है क्या, हाफ इलेक्ट्रॉन यहां से गया एक बॉडी पे दूसरी बॉडी पे, या वन फोर्थ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे गया, ऐसा कभी सुना है? नहीं, होता ही नहीं है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा पूरा का पूरा एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो मतलब मिनिमम, मिनिमम जो वैल्यू होती है किसी भी बॉडी पे चार्ज की, मिनिमम यूनिट वो कितनी होगी, ई। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज, क्या बोल सकते हैं हम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज
स्मॉलेस्ट ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज इज ई, और ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। प्लस और माइनस आप दोनों लिख सकते हो, डोनेट किया है कि एक्सेप्ट किया है, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो किसी भी बॉडी पे मिनिमम जो चार्ज होता है वो इतना होगा ही होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज ई, उससे कम हो ही नहीं सकता, उसका मल्टीपल होगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम इंफिनिटी तक जा सकता है, बट उससे कम नहीं। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक चार्ज बॉडी है तो कम से कम मेरे पास इतना चार्ज तो होना ही चाहिए उस बॉडी पे, या फिर उसका मल्टीपल। उसी के रिलेटेड एक और पॉइंट देख लो, तो मिनिमम चार्ज ये होता है, बट उसके बाद क्या, उससे ज्यादा कितना हो सकता है 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम। मान लो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुए, इस पे कितना होगा प्लस एन ई, और इस पे कितना होगा माइनस एन ई। प्लस एन ई माइनस एन ई मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो दैट इज नोन एज कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है Q, जिसको Q से इंडिकेट करते हैं, इज इक्वल टू प्लस और माइनस E। तो चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। फाइन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं। ये तो हो गया चार्जेस का इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी। देन अब आप देख रहे हो, अगर ये डोनेट कर रहा है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा आफ्टर डोनेटिंग की बात करो, आफ्टर डोनेटिंग। जब डोनेट नहीं किया तो ये न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, जो अपनी नॉर्मल कंडीशन में भी था, अपनी नॉर्मल कंडीशन में ये भी था। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन या मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तो डेफिनेटली इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी और दूसरे वाली बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। ले रहा है ना भाई, लाओ 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 सब लोग लाओ, तो उसका इलेक्ट्रॉन का लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन का लेवल कम होता जाएगा। तो डोनर मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज ऑलवेज हैव लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, while the acceptor, that is negatively charged body, has excess of electron. So positively charged body की अगर मैं बात करूं, positively charged body has lack of electron and negatively charged body has excess of electron. Fine, ये प्रॉपर्टी। चलो और आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रॉन्स की या चार्ज पार्टिकल्स की। एक और पॉइंट, सपोज मेरे पास दो सिस्टम है, ठीक है, दो सिस्टम है, इसमें मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर +2 चार्ज यहाँ पे है, +4 चार्ज यहाँ पे है, -3 चार्ज यहाँ पे है, मतलब +2 कूलम, +4 कूलम, -3 कूलम। ठीक है, एक सिस्टम के अंदर 3 पार्टिकल है और उनके पास इतने इतने चार्जेस हैं। अब क्या होता है कि आपस में कुछ लेन देन करते हैं, कोई इसको कुछ देता है, कोई उसको कुछ देता है, कोई इससे कुछ लेता है, कोई उससे कुछ लेता है। इन्होंने कुछ आपस में लेन देन किया, उनका पर्सनल मैटर है, उनको हमसे हमारा लेना नहीं है। बट सपोज लेन देन करने के बाद इसके पास बन गया +3 चार्ज, इसके पास बन गया +1 चार्ज। तो आपको ये बताना है कि थर्ड वाले के पास कितना होगा, बताओ थर्ड वाले के पास कितना चार्ज होना चाहिए, इसके पास कितना चार्ज होगा, यस कितना हो सकता है, +4 +2 +4 -3। ठीक है, कुछ लेन देन उन्होंने किया आपस में, जैसे मैंने बताया, तो उसके बाद बता रहा है ये लेन देन करने के बाद इनकी वैल्यूज इतनी हो गई, तो फिर ये कितना, गेस कर सकते हो, सोचो। अगर आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो यू विल फाइंड कि इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा, -1। कैसे होता है ये, अगर मैं सारे नंबर्स को ऐड करूं, +4 +2 6 -3 कितना होता है, 3 +3। यहां पे देखो +3 +1 -1 कितना हुआ, +3। इस एक्सपेरिमेंट का या इस एग्जांपल का कंक्लूजन क्या था, किसी भी सिस्टम पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, मतलब टोटल चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आप इलेक्ट्रॉन्स को
या चार्ज पार्टिकल्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, चार्ज पार्टिकल्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करने से पहले का वैल्यू और ट्रांसफर करने के बाद का जो टोटल वैल्यू रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो कंक्लूजन ये है कि चार्जेस आर कंजर्व, चार्जेस आर कंजर्व, ये इसका कंक्लूजन था। और एक पॉइंट, जैसा आपने सभी ने देखा होगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक चार्ज बॉडी ये है, दूसरी चार्ज बॉडी ये है, तो जब दो चार्ज बॉडीज को नजदीक लाते हो तो कुछ होता है? यस डेफिनेटली कुछ कुछ तो होता है। जब दो चार्ज पार्टिकल को हम नजदीक लाते हैं तो या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या तो फिर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये सब कुछ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। जब भी दो चार्ज पार्टिकल को आप नजदीक लेके आओगे तो दे विल ऑलवेज एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू ईच अदर, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट अब ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों टाइप का होता है। तो ये कब क्या होता है? सिमिलर चार्जेस, अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं तो उनके बीच में, सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होता है? सिमिलर मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस। दो सिमिलर चार्जेस के बीच में हमेशा एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। दोनों के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में दुश्मनी का नाम भी दे सकते हैं। दोनों के बीच में ऐसा कट्टर दुश्मनी होती है, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, भाई मेरे पास जो है भाई तेरे पास भी है ना, तो मैं तुमको क्यों भागूं? तो वही सेम लॉजिक माइनस माइनस के साथ भी होता है, जो तुम्हारे पास है वही मेरे पास है, मैं तुम्हारे सामने क्यों झुकूं? चलो तुमको देखना नहीं चाहता मैं। तो दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, इसका मतलब दोनों जैसे नजदीक आते हैं सब वापस से दूर भागना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ रिपल्शन। उसी तरह से अगर मैं अपोजिट चार्जेस की बात करूं, अपोजिट चार्जेस के बीच में जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव। कॉमन सेंस है, जो इसके पास है वो उसके पास नहीं, जो उसके पास है वो इसके पास नहीं है, तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को चाहेंगे। तो ये दोनों के बीच में जो क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब यहाँ पे क्या होता है यार? दो सिमिलर चार्जेस के बीच में हमेशा रिपल्शन होता है, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है, करेक्ट? ये चीज और ये चीज हमेशा के लिए फिक्स्ड है, लेकिन मनुष्य सब चीजों से परे है, मनुष्य सब चीजों से परे है। यहाँ पे एक्सेप्शन केसेस तो बनते ही है ना, लेकिन इनके पास कोई एक्सेप्शन नहीं है। प्लस प्लस माइनस माइनस रिपल्शन, प्लस माइनस में ही अट्रैक्शन होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बच्चों ये थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज चार्ज की। तो जब भी आप चार्ज को पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली ये सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। एक बार फटाफट बता देता हूँ आपको। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? दो, पॉजिटिव और निगेटिव, जैसा मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया। डोनर हमेशा पॉजिटिव चार्ज गेन करता है और एक्सेप्टर निगेटिव। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कूलम में मेजर करते हैं, डेफिनेटली फॉलोड बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट कूलम, दैट्स व्हाई सिंबल कैपिटल सी। इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है E, that is plus or minus E, that is equivalent to charge on single electron, value 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. चार्जेस आर क्वांटाइज, मतलब किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 1 2 3 4 5, हाफ 1/4 1/3 ऐसा कुछ नहीं होता। Then positive charged particles or bodies have lack of electron and negatively charged bodies has excess of electron. चार्जेस आर कंजर्व, मतलब चार्जेस को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज द मीनिंग ऑफ चार्जेस आर कंजर्व। और उसके बाद सिमिलर चार्जेस के बीच में हमेशा रिपल्शन होता है, दुश्मनी होती है, कट ऑफ दुश्मनी होती है, और ये दुश्मनी ऐसी होती है कि आप कुछ भी कर लो, ये दुश्मनी, इनमें कोई समझौता होने का कोई ऑप्शन नहीं है। उसी तरह से अपोजिट चार्जेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है, आप कितना भी झगड़ा लगा लो इनके बीच में, कितना भी झगड़ा लगा लो, कितनी भी फुट डालने की कोशिश करो, लेकिन ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा। प्लस और माइनस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन ही होता है, ठीक है? दिस आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स की। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट हमारा यही है, ये दुनिया प्यार मोहब्बत की है, झगड़े की है। हमारे अगल बगल में क्या हो रहा है? यही होता है ना, या तो कहीं प्यार है या कहीं झगड़ा है, तो सारा कुछ आता है इसी रिलेटेड प्रॉपर्टी पे। आते हैं इसी टॉपिक पे। अब ये जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, खासकर हमारे लिए।
कुछ लोगों का काम ही यही होता है ना, कुछ लोगों का काम ही यही होता है कि दूसरों के घरों में झांकना, क्या चल रहा है, प्यार मोहब्बत, ये लड़ाई झगड़ा। हाँ, तो हमारे कुलम भाई थे, जो कुलम भाई साहब थे, वो भी यही कर रहे थे। कुलम ने देखा कि यार ये दो चार्ज पार्टिकल जब नजदीक आते हैं तो यार कुछ कभी कभी ये लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और कभी कभी क्या होता है, रिपेल हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये तो अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात है ना। ठीक है, बट उससे पहले एक चीज और मैं मिस कर दी मैंने, वो मैं बता दूं आपको कि चार्ज 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 आप कर तो रहे हो कि यू आर गोइंग टू स्टडी चार्ज पार्टिकल, बट ये चार्ज पार्टिकल बनता कैसे है, चार्ज पार्टिकल लाओगे कहां से, आपको एक बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं फिर उस टॉपिक पे। देखो, methods to produce a charged body। method to produce a charged body। देखो बच्चों, इन जनरल देयर आर 3 मेथड्स जिसको आप यूज करके एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट मेथड इज फ्रिक्शन, जो बहुत आसानी से हो जाता है, या बहुत आसानी से हम उसको देख सकते हैं डे टू डे रूटीन में। इसके लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कोई खास टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है, ये सबने कभी ना कभी देखा होगा। आप ड्राई हेयर में प्लास्टिक की कॉम मल्टीपल टाइम्स रब करो और फिर उसी कॉम को एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाओ, क्या होगा, पेपर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम, होता है, सबने कभी ना कभी देखा होगा। इवन बाल के पास लेके जाओ, आप ड्राई करके ऐसे बाल के पास लेके आओ, अपने हाथ के बाल के पास, आपके हाथ के बाल स्पाइक की तरह खड़े हो जाएंगे, इसकी वजह से होता है। ठीक है, फिर ग्लास रॉड लो, एक ग्लास का रॉड लो, उसको फर पे रब करो, अगेन टेक इट टू द स्मॉल पीस ऑफ पेपर, अट्रैक्ट होता है। बलून ब्लो करो, ट्राई करो, और उसको एक सिल्क के कपड़े पर रब करो और फिर ऐसे दीवार के पास लेकर चिपका दो, दीवार पे जाके ऐसे होल्ड करो थोड़ी देर के लिए और छोड़ दो, बलून दीवार पे स्टिक हो जाएगा। ये सब कैसे होता है, ये सब ड्यू टू फ्रिक्शन होता है। जब हम फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं एक बॉडी का दूसरे बॉडी के साथ में, तो होता क्या है, ड्यूरिंग द फ्रिक्शन यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, डोनर पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है और एक्सेप्टर नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। दैट्स अ सिंपल मेथड ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा जो मेथड है वो है कंडक्शन। कंडक्शन के मेथड से भी आप एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हो, अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, वो है हमारा, उसके लिए हमारे को रिक्वायरमेंट होती है ऑलरेडी एक चार्ज बॉडी की। ठीक है, ये अगर सपोज आपके पास एक चार्ज बॉडी है लाइक दिस, देयर इज अ चार्ज बॉडी, तो इस चार्ज बॉडी को अगर मैं किसी एक अनचार्ज बॉडी, जैसे ये दूसरी बॉडी है, ये मेरी अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, अगर इस अनचार्ज बॉडी को मैं इससे टच करूं, टच करने का मतलब कुछ ऐसे, जैसे मैं इसको टच करूंगा, जो चार्जेस पहली वाली बॉडी पे थे इसी में से कुछ चार्जेस सेकंड बॉडी पे भी चले जाएंगे। सो दिस मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन। हाँ, बट इसके लिए आपको ऑलरेडी एक चार्ज बॉडी लेके आनी पड़ेगी। और तीसरा मेथड है मेथड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में यहाँ पे ऑलरेडी इस केस में भी आपको एक चार्ज बॉडी की जरूरत होती है। सपोज अगर ये चार्ज बॉडी है तो इसके बगल में आप एक दूसरा अनचार्ज बॉडी लाके रख दो, एक चार्ज बॉडी के बाजू में एक दूसरा चार्ज बॉडी लाके रख दो, क्या होगा, ये इसके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सभी हैं, तो पहले निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे और सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आके जमा हो जाएंगे, तो इसके एक सरफेस पे नेगेटिव पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोटॉन्स को दूसरी तरफ धकेल रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को नहीं चाहिए भाई, मैं प्लस में हूं, नेगेटिव आने दो मेरे पास, अपोजिट पार्टी आने दो, सिमिलर पार्टी नहीं चाहिए मुझे, तो सिमिलर को रिपेल करेगा, तो दूसरे साइड में सारे पॉजिटिव चार्जेस जनरेट हो जाएंगे। इस मेथड को बोलते हैं इंडक्शन। बिना टच किए एक बॉडी दूसरे बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर देती है। तो ये है हमारे 3 मेथड, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। इन तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके आप एक चार्ज बॉडी को प्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर?
नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक, जो स्टार्ट टू एंड तक चलता ही रहेगा। अब जो टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जैसा हमने बताया हम कुलम के बारे में पढ़ रहे थे। कुलम भाई साहब को बहुत इंटरेस्ट था ये जानने में कि कौन किससे प्यार कर रहा है और कौन किससे दुश्मनी कर रहा है, और प्यार कर रहा है तो किस हद तक कर रहा है, और दुश्मनी कर रहा है तो किस हद तक कर रहा है। ठीक है, और ये उनका प्यार कंट्रोल करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, या फिर उन दोनों के बीच की दुश्मनी को कंट्रोल करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस में चेंजेस करके मैं उनके प्यार को बढ़ा सकता हूँ, किस में चेंजेस करके उनके दुश्मनी को बढ़ा सकता हूँ। ये सब उनको बहुत टाइम पास करना था, ऐसे देखना था। तो मैंने बताया ना, कुछ लोग होते हैं कि जिनको दूसरों के घरों में झांकना बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे कुछ हमारे कुलम भाई साहब भी थे। इनको बहुत इंटरेस्ट था कि यार लोगों के बीच में प्यार बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, और उनके बीच में दुश्मनी बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। चलो चेक करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, बहुत सारे कंक्लूजन लिए होंगे, और उसके बेस पे फाइनली जो उनको कंक्लूजन मिला वो क्या था। देखो, सपोज नाउ देयर आर टू चार्ज पार्टिकल्स Q1 एंड Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r। कितना? r। डेफिनेटली ये डिस्टेंस शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स नहीं है, रिमेंबर दैट इट्स अ शॉर्ट रेंज फोर्स, तो इसके लिए डिस्टेंस काफी कम होना चाहिए। तो Q1 Q2 दो चार्ज पार्टिकल, डिस्टेंस r। कुलम ने देखा डेफिनेटली ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा या रिपेल कर रहा होगा, दो में से एक होगा। अभी राइट फॉर द सिंप्लीफिकेशन हम मान लेते हैं कि दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये उसको रिपेल कर रहा है उस तरफ, ये इसको रिपेल कर रहा है इस तरफ विद सम फोर्स। अब सपोज अगर मैं इस फोर्स को मेजर कर सकता हूँ, या कुलम ने मेजर किया होगा, उन्होंने क्या पाया, मान लो अगर फोर्स का वैल्यू अभी F है, जब दोनों की वैल्यू Q1 और Q2 है, तो उस समय फोर्स की वैल्यू कितनी है? F। अब किसी एक को उन्होंने क्या किया, डबल कर दिया। मान लो Q1 को रखते हैं, जब Q1 की पहले वाले चार्ज की वैल्यू Q है, उस समय फोर्स कितना था? F। अब उन्होंने क्या किया, Q1 को डबल कर दिया, मतलब 2Q1 कर दिया। क्या मिला? ओ माय गॉड, आपने इसको डबल किया, we found that force also gets double। वाह। फिर अगर उसने Q1 को 3Q1 दिया, तो we found that ये 3F हो जाता है। मतलब जैसे ही मैं फोर्स की वैल्यू को, सॉरी चार्ज की वैल्यू Q1 को बढ़ाता हूं, उसी के सेम प्रोपोर्शन में दोनों के बीच का फोर्स भी बढ़ रहा है। तो कंक्लूजन मेरा क्या मिलेगा? कंक्लूजन यहां से मिलेगा, इस पूरे सिस्टम का कंक्लूजन ये है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1, इजंट इट? अब यही सेम चीज उन्होंने Q2 के साथ की। अब इसको कांस्टेंट रख दिया, इसको कांस्टेंट रख दिया, अब Q2 को बढ़ाना चालू किया। तो सपोज जब चार्ज Q2 था तो फोर्स कितना था? F। अब उन्होंने उसको डबल किया 2Q2, तो अगेन सरप्राइजिंग ये भी 2F हो गया। जब इन्होंने इसको 3 टाइम्स ऑफ बढ़ाया, तो ये भी 3 टाइम्स हो गया। तो यहां से भी तो कंक्लूजन हमारा वही निकलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 भी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 होता है, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट होता है, करेक्ट। उसके बाद एक और चीज, डिस्टेंस जो दिख रहा है उतना तो कॉमन सेंस में डिस्टेंस है। तो उन्होंने डिस्टेंस के साथ क्या किया कि जब सपोज डिस्टेंस r, उस समय फोर्स F, उन्होंने डिस्टेंस को डबल कर दिया, दोनों के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया एंड कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ द फोर्स। जब डिस्टेंस को डबल किया तो उन्होंने क्या पाया कि ये कितना हो रहा है? 1/4। जब उन्होंने इसको 3r टाइम्स ऑफ r किया, तो इन्होंने इसको क्या पाया? F/9 हो जा रहा है। क्या निकाल सकते हैं हम कंक्लूजन? कंक्लूजन ये था कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। भाई ये 2 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो ये 1/4 हो रहा है, 1/2 का स्क्वायर ही हुआ ना, 3 टाइम्स बढ़ा तो ये क्या हुआ? 1/9 टाइम्स हो गया। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और यहां से कुलम ने अपना एक तीनों कंक्लूजन को मिला के एक पॉइंट बना दिया, जिसको हमने नाम दिया, या उन्होंने नाम दिया, कूलम्ब्स लॉ। क्या है ये? कूलम्ब्स लॉ। And according to Coulomb's law, whenever the two charges are separated by short distance, they always experience an electrostatic force due to each other, and the magnitude of that force is directly proportional to, you can see these two factors inversely proportional to these two factors. But अगर suppose F is directly equals to Q1, F directly equals to Q2, F is inversely proportional to R square, अगर मैं तीनों conclusions को लिखूं एक साथ में, तो ऐसे लिख सकता हूं Q1 Q2 by R square,
सो अगर मैं तीनों कंक्लूजन को एक साथ लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, करेक्ट ना? और यही है कूलम्स लॉ। अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में नाम देना तो हम क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय शॉर्ट डिस्टेंस दे ऑलवेज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर। ओके, the magnitude of this electrostatic force is directly proportional to, अब मैं Q1 Q2 नहीं बोलूंगा, मैं इस तरह से बोल सकता हूं it is directly proportional to product of magnitude of the charges। Q1 into Q2 को यही होगा ना, directly proportional to product of magnitude of the charges and inversely proportional to square of distance between them। तो ये सारा कंक्लूजन हम हटाते हैं, यहां से कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट पे आते हैं। फाइन, अब कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है देखिए, when two charges are separated by short distance, they experience an electrostatic force due to each other। ठीक है, अब फोर्स तो है तो मैग्नीट्यूड क्या, the magnitude of this force, the magnitude of this force is always directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। Fine, okay, that was the statement। So उस स्टेटमेंट के बेस पे हम ऐसा लिख सकते हैं F is directly proportional to Q1 Q2 by R square। इसी के बेस पे तुमने स्टेटमेंट बनाया। अब देखो, जैसे कि आपको पता है जब भी आप एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो, एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे हमेशा एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, K Q1 Q2 by R square। नो डाउट K क्या है, K is constant of proportionality, K is constant of proportionality, करेक्ट? K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसकी वैल्यू होती है 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught। इसका ओवरऑल वैल्यू होता है 9 into 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस पूरे टर्म की वैल्यू 9 into 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जहां पे एक नया टर्म आपके लिए मिल रहा है एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, where epsilon naught is known as permittivity, क्या बोलते हैं इसको, permittivity of free space और वैक्यूम और एयर, और इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड होती है। permittivity of free space और वैक्यूम दैट इज आल्सो फिक्स्ड, और इसका वैल्यू होता है 8.85 into 10 to the power minus 12 यूनिट इज एग्जैक्टली इसी का रेसिप्रोकल आएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो फाइनली अगर मैं इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा कूलम्स लॉ क्या बनता है, F equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। ये है फॉर्मूला फॉर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। सो अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ R है तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। एंड फाइनली K का वैल्यू होता है 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, और उस 1 by 4 pi एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम, और फाइनली हमारा जो फॉर्मूला बनता है ये है। तो अगर क्वेश्चन स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ आता है तो ये है हमारा पूरा कंप्लीट लॉ है। सो ये है हमारा कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ मतलब बेसिकली ये क्या देता है आपको,
expression for magnitude of the electrostatic force between the two charged particle. और throughout the electrostatic आपको कहीं ना कहीं स्टफ की जरूरत पड़ती रहेगी, electrostatic force की जरूरत पड़ती रहेगी. It is one of the very interesting topic, electrostatic force given by Coulomb, and that is known as Coulomb's law. तो आज के लेक्चर में फिलहाल मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दिया व्हाट इज Coulomb's law, बट इस Coulomb's law को डेप्थ में पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में, जहां पे मैं आपको इसके वेक्टर नोटेशन के बारे में बताऊंगा एंड विल सी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज. ओके, सो साथ में बने रहिएगा, इस वीडियो को देखिए और आगे के आने वाले लेक्चर्स को भी देखिए. और जैसा हर बार बोलता हूँ फिर से बोल रहा हूँ, वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए. ओके, चलो टाटा.